नमस्कार साथियों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट जो आपके फर्स्ट पेपर में लगेगा उसकी बात कर रहे हैं। साथियों, स्कूल मैनेजमेंट टॉपिक आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कम 15 जो प्रश्न है वो आने की संभावना रहती है और ये 40% वाली बाध्यता का जो मैटर है इसके अंतर्गत इस बाध्यता से आपको पार उतरने के लिए स्कूल मैनेजमेंट जो है आपको ये आपकी नैया को पार उतारेगा। दोस्तों, हमने गत वीडियो में देखा था शैक्षिक प्रबंधन का परिचय। आज हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। समय जाया ना करेंगे क्योंकि समय आपका कीमती है, तो हम आज इस वीडियो में देखते हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत जो यूनिट नंबर 1 जो पहली यूनिट है उसके अंदर शामिल है शैक्षिक प्रबंधन। जो शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो शैक्षिक प्रबंध है वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। किससे होता है? बाहरी वातावरण से। कैसे? दोस्तों देखिए, जैसे आप किसी विद्यालय में जा रहे हैं और उस विद्यालय में जो भौतिक संसाधन है, ठीक है, अगर वो उम्दा है तो आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वहाँ का, उसमें आपको और सफलता हासिल होगी। और वहाँ के जो भौतिक संसाधन अगर उम्दा नहीं है तो कहीं न कहीं आप थोड़ा सा अगली फील करेंगे और उसमें आप और ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात आपको वो सफलता हासिल होगी। इसलिए ये जो शैक्षिक प्रबंध है ये बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। दूसरी बात है कि शैक्षिक प्रबंध अनवरत प्रक्रिया है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंध रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी आज आपने कर दिया, 1 वर्ष के लिए कर दिया और फिर आप हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं, ये प्रक्रिया इस प्रकार की है कि आपको हमेशा जब आप विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय के बच्चों के संपर्क में रहते ही आप उस दिन से शुरू होकर के जिस दिन सेवानिवृत्ति लेंगे वहां तक, उस पीरियड तक आपको मैनेजमेंट संभालना ही पड़ेगा। आपको शिक्षा के अंतर्गत मैनेजमेंट देखना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है। ये कभी थमती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। मित्रों, अगली बात आती है कि शैक्षिक प्रबंध एक संगठित प्रक्रिया है। संगठित का मतलब एक ग्रुप की भांति, यानी इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है कि एसएमसी, एसडीएमसी, एसएमसी, एचएम, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, ठीक है, इन सबका साथ होने पर ही शैक्षिक प्रबंध है वो सही होता है। किसी एक विकल्प को अगर हम छोड़ दें, जैसे यहाँ पे जो एचएम का अगर रोल हम ना गिने तो जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं हो पाएगा, जो प्रबंध है वो सही नहीं हो पाएगा। अगर वहाँ का एचएम मेहनत कर रहा है किसी विद्यालय का और वहाँ का टीचर कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो फिर जो प्रबंध है वो प्रबंध पूर्ण नहीं हो पाएगा, प्रबंध सफल नहीं हो पाएगा। अर्थात ये एक संगठित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत सभी का रोल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने में सभी का होता है। एक की कमी के कारण ये जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं थम जाएगी, कहीं न कहीं रुक जाएगी। इसीलिए स्वीट महोदय भी कहते हैं और इसलिए यहाँ पर भी कहा गया इसकी विशेषता के अंतर्गत कि शैक्षिक प्रबंध एक संगठित प्रक्रिया है। सभी को संगठन के रूप में काम करना पड़ता है, तब जाकर के शैक्षिक प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि शैक्षिक जो प्रबंध है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य का अर्थार्थ हो जाएगा कि भी आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई वजह है, आप क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं या फिर मैं किसी काम में लीन हूं, साहित्य पढ़ रहा हूं, चाहे वो अंग्रेजी का हो, संस्कृत का हो या किसी का भी, तो उसके पीछे पढ़ने के पीछे भी कोई न कोई लॉजिक है, कोई न कोई रीजन है, कोई न कोई उद्देश्य है कि मैं इसलिए, हो सकता है मैं मनोरंजन के लिए पढ़ रहा हूं, हो सकता है मैं मेरे ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ रहा हूं, हो सकता है मुझे ये एक पहले से ही मेरे अंदर ये इस प्रकार की एक
भावना ठूस ठूस के भरी हुई है कि साहित्य के प्रति प्रेम जाहिर सी बात है। तो उसी प्रकार से कि जो प्रबंध है, शैक्षिक प्रबंध है, वो एक उद्देश्यपूर्ण है। बिना उद्देश्य के शैक्षिक प्रबंध नहीं हो सकता। इसीलिए ही शैक्षिक प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। दोस्तों, इस चार्ट को आप अपने बोर्ड उसमें नोट्स बुक्स में लिख दीजिए, क्योंकि इस चार्ट से अर्थात शैक्षिक प्रबंध की विशेषता के संबंधित एक प्रश्न बनना तय है। मान के चलिए आप, ये जो वीडियो है, मैंने पूर्व में भी कहा कि मेरे पास में नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स का ये निचोड़ है, ये सारगर्भित मैटर है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी भावी व्याख्याताओं के लिए मैं मैटर लेकर के आ रहा हूं। शैक्षिक प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से समाज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ, ढांचा बना हुआ है, वहाँ पर जिस प्रकार से सामाजिकता फैलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये प्रबंध है वो सामाजिक प्रक्रिया है। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि हम सभी एक कम्युनिटी के पार्ट हैं, हम सभी एक जो समुदाय है उस समुदाय का हिस्सा है, हम एक समाज का हिस्सा है, और अकेला व्यक्ति यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। उसको सामाजिक बनना पड़ेगा, उसको बहिर्मुखी बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने पूर्व में बताया कि एसएमसी या एसडीएमसी, एचएम, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, इन सब का सहयोग हो गया। ठीक है, तो पेरेंट्स कहाँ का हिस्सा है? समाज का। टीचर भी समाज का हिस्सा, हेडमास्टर भी समाज का हिस्सा, और एसडीएमसी में नियुक्त सभी जो पदाधिकारी हैं वो सभी भी और सदस्य सबके सब समाज के हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं कि इन सब से मिलकर के ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो हम कहेंगे कि शैक्षिक प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। मित्रों, हम आगे बात करें कि शैक्षिक प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सर्वत्र, सभी जगह। अर्थात आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीदा या कोई भी स्कूल ले ले, जैसलमेर ले ले, नौसरा ले ले, और ले ले, जालोर ले ले, पाली ले ले, जोधपुर ले ले, तो इसका मतलब ये कहने का ये है कि केवल एक स्कूल में ऐसा नहीं है कि भी केवल एक स्कूल में ही होगा कि भाई उसी स्कूल में शैक्षिक प्रबंध होगा। जैसे राजस्थान की केवल एक स्कूल जैसे पाली थी तो पाली में ही हुआ, नहीं। ये जहाँ पर भी स्कूलें हैं, जहाँ पर भी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में ये प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। जब सभी विद्यालयों में प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तभी हम उस निचोड़ तक पहुँच पाएंगे कि शैक्षिक प्रबंध सफल हो रहा है। और किसी विद्यालय में आप शैक्षिक प्रबंध अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ का जो वातावरण है वो आपके अनुकूल नहीं रहेगा, आप वहाँ पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर विद्यालय है वहाँ पर शैक्षिक प्रबंध करना जरूरी होता है। इसीलिए कहा है कि शैक्षिक प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह चलने वाली प्रक्रिया है, सर्वत्र चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, शैक्षिक प्रबंध कला और विज्ञान है, ना तो ये पूर्ण कला है और न ही पूर्ण विज्ञान है। ये कला ही भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि एक प्रकार से आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए, और आर्ट के आधार पर ही आप मैनेजमेंट कर पाएंगे, प्रबंध कर पाएंगे। जैसे आप बिल्कुल ही समाज के टच में नहीं रह रहे हैं, आप किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप अपने विद्यालय में बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, आप अगर कम्युनिटी के टच में नहीं आ रहे हैं तो आपके विद्यालय में आने वाली जो मैंने बताया था जो वित्तीय संसाधन वो आपके विद्यालय में नहीं आ पाएंगे। जैसे वहाँ की समाज द्वारा दिया जाने वाला स्कूल में जो चंदा है, चंदे के साथ साथ में और अतिरिक्त जैसे विकास कार्यों के लिए दिया जाने वाला जो फंड है, विद्यालय में जो भेंट की जाने वाली सामग्री है, भामाशाओं द्वारा दिया जाने वाला जो सहयोग है, वो आपके अंदर जो आर्ट अगर नहीं है तो नहीं आ पाएगा। आपको कहीं न कहीं अपने अंदर एक हुनर होना चाहिए, एक प्रेरणा पैदा करवानी चाहिए, तभी जाकर के समाज आपके विद्यालय के टच में आएगा और आपके विद्यालय का डेवलप होगा। तो इसलिए कहा है कि शैक्षिक प्रबंध कला भी है, साथ ही ये विज्ञान है। जिस प्रकार से एक साइंस है, जिस प्रकार से एक विज्ञान है जिसके पीछे एक लॉजिक है, तर्क है, उसी प्रकार से इस प्रबंध के पीछे भी एक लॉजिक है, एक तर्क है। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर कहा है कि शैक्षिक प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। साथियों, शैक्षिक प्रबंध एक नवीन शाखा है। कैसी शाखा है? नवीन शाखा। कैसे? जैसे पुराने समय में हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है,
तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो उन गुरुकुलों में मौखिक रूप से भी ज्ञान प्रदान किया जाता था, परंतु लिखित रूप में ऐसा कुछ ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता था, परंतु धीरे 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 लिखित में भी किया जाने लगा। उस समय जो गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों में किसी प्रकार की समितियां बनी हुई नहीं थी कि वहाँ का अध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, फलाना चार्ज किसके पास में होगा, फलाना किसके पास में होगा। ये तो सब जो वर्तमान में जो चलने वाली जो वर्तमान में समय चलने वाला जो समय है, इसके अंतर्गत ये शुरू हुआ। इसकी शुरुआत शैक्षिक प्रबंध की हमने बताया कि अमेरिका से हुई। जब बताया उसमें तो अमेरिका से हुई, तो पहले ये चीज़ नहीं थी, ये तो अभी आई। तो अभी आने के कारण, स्कूल मैनेजमेंट नया नया आने के कारण इसको कहा है कि एक नवीन शाखा है, बिल्कुल नवीन शाखा है, पुरानी नहीं है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। वर्तमान समय में शिक्षा को सारगर्भित करने के लिए, बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, स्कूल को एक नई दिशा देने के लिए सरकार की मंशा रही, सभी शिक्षाविदों की मंशा रही कि हम कुछ ऐसा करें कि वहाँ का मैनेजमेंट बैठे और उस मैनेजमेंट के आधार पर उन वहाँ के स्कूलों के अंदर एक विकास कार्य की गति मिले, वहाँ के विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास हो सके, वहाँ के विद्यार्थियों का एक सर्वांगीण विकास हो सके। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं साथियों कि शैक्षिक प्रबंध जो है ये एक नवीन शाखा है, पुरानी शाखा नहीं है। ठीक है साथियों, अगला बिंदु है कि जो शैक्षिक प्रबंध है वो भौतिक और मानवीय संसाधनों के संबंध की स्थापना करता है। इस स्ट्रक्चर से हम समझेंगे जो भौतिक है प्लस जो मानवीय है, इन दोनों के बीच में जो खाई है, इस खाई को तोड़ करके इन दोनों को पास लाने का काम शैक्षिक प्रबंध करता है। ठीक है, कैसे? तो अभी बता रहा हूं, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में कोई भामाशाह है, ठीक है, हालांकि वो किसी स्कूल के अंतर्गत रुचि नहीं ले रहा है, परंतु वहाँ के किसी स्टाफ ने, वहाँ के किसी स्कूल के कर्मचारी ने उनको प्रेरित किया कि देखो आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, क्यों ना कुछ पैसे आप बच्चों के लिए लगाएं ताकि बच्चों के लिए भवन का निर्माण हो सके। आपके स्कूल में एक भवन बन गया, वहाँ पे अब बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, उन बच्चों को तो फायदा हुआ ही, स्कूल को भी फायदा हुआ, भामाशाह को उनकी बुरी बुरी प्रशंसा हुई। साथ ही ये हुआ कि जो आपके विद्यालय के जो भौतिक जो परिवेश हैं उसके साथ में मानवीय संबंध बन गए, यानी जितने भी आपके विद्यालय के जो भौतिक संसाधन थे उसके साथ में आपके जो मानवीय संबंध है, यानी आपके गांव के जो भामाशाह है, विद्यार्थियों के अभिभावक है, विद्यार्थीगण खुद है, और भी अन्य जो बाहर के जो मेहमान हैं, वो आपके विद्यालय के टच में होना शुरू हो गए। अब आपके विद्यालय के और ग्रामीणों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हुआ। इन तथ्यों के आधार पर कहा है कि भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के संबंध की स्थापना कौन करता है? शैक्षिक प्रबंध। एक और बात बताऊं कि शैक्षिक प्रबंध हालांकि विज्ञान है परंतु भौतिक विज्ञान नहीं है, यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान उस भांति की विज्ञान नहीं है, ये एक कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, अगर केवल कला आता है तो नहीं, ऑप्शंस में आ जाए केवल विज्ञान तो भी आपको नहीं करना है, और ऑप्शन सी में आ जाए कला और विज्ञान दोनों तो आपको यस करना है, और ऑप्शन डी में आए कोई भी नहीं तो उसको छोड़ देना है। तो इस तरह के प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है। मित्रों, पुनः एक बार देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंध की जो विशेषताओं का जो ये टॉपिक है, ये 100% आपकी व्याख्याता भर्ती में यहां से एक प्रश्न बनना तय है। एक प्रश्न यहां से बनेगा ही बनेगा, 100% एक प्रश्न बनेगा। और उसकी विशेषताओं के अंतर्गत से, जैसे गत्यात्मक, शैक्षिक प्रबंध एक गत्यात्मक है तो है, बिल्कुल है, गत्यात्मक है वो, ठीक है, उसको एक दिशा मिलती है। या फिर ये आ गया वातावरण प्रभावित, अनवरत प्रक्रिया, संगठित प्रक्रिया और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। अब निम्न में से कौन सा असत्य है, तो फिर आपको इस प्रकार से करेंगे। तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिंदु जब आप पढ़ेंगे तभी आपका ये जो टॉपिक है शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं, उसको आप सही कर पाएंगे। अगर आपने इन बिंदुओं को नहीं पढ़ा तो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा है कि शैक्षिक प्रबंध वातावरण प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है।
और बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। शैक्षिक प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है जो हमेशा जारी रहती है, लगातार चलती है, वो कहीं थमती नहीं है। जिस प्रकार से जो बालक की जो वृद्धि है वो चलती रहती है, बालक का अभिवृद्धि तो रुक जाती है पर विकास जो चलता रहता है मृत्यु उपरांत, उसी प्रकार से शैक्षिक प्रबंध भी एक अनवरत प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंध संगठित प्रक्रिया है, सभी से जुड़ करके चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसके पीछे कोई न कोई लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। शैक्षिक प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम एक समुदाय के हिस्सा है, समुदाय के हिस्से होने के नाते हमें सामाजिक प्रक्रिया के थ्रू ही हम शैक्षिक प्रबंध को गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। शैक्षिक जो प्रबंध है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंध नवीन शाखाएं हैं, ये नई नई स्थापित हुई हैं, पूर्व में नहीं थी, जैसा कि मैंने बता दिया। और अंतिम बिंदु था कि शैक्षिक प्रबंध भौतिक और मानवीय संसाधनों के संबंध की स्थापना है। तो दोस्तों, आप इनको अपने नोट्स में लिख सकते हैं ताकि आपके जब रिवीजन के अंतर्गत आपकी ये चीज़ें काम आएगी। और 100% व्याख्याता भर्ती बहुत जल्द निकलने वाली है और आपने रोज़ाना एक एक वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो आपके पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो कवर हो जाएगा। और आपका अगर मैनेजमेंट और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट अगर मजबूत है तो आप मान के चलिए कि आप 40% की जो बाध्यता के अंतर्गत 100% पास हो जाएंगे। अगर आपने मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको कहीं न कहीं दिक्कत आने वाली है। फतेह जरूर होगी। फिलहाल मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूं विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।